हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी डेली करंट अफेयर सीरीज। तो आज हम कवर करने वाले हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अगेन हेल्थ से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। आज हम जो करंट अफेयर करेंगे वो क्वेश्चन फॉर्म में भी होंगे, मगर थोड़ा सा सबसे पहले हम सिंपल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी पहले देखेंगे कि क्या हुआ है 22 नवंबर को। ठीक है, मेन सबसे पहले आप देखिए, कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट इशूड एन एडवाइजरी फॉर सबरीमाला पिलग्रिम्स वार्निंग अबाउट PAM प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। थोड़ा सा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, फिर सुन लीजिए। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फ्लावरी ब्रेन, जिसको कि बोला जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब ये है क्या, सब जो भी मैंने पढ़ा है बेसिकली जो हमने देखा है कि सबरीमाला जो टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल केरला का बहुत ही पुराना टेम्पल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गोल्डन टेम्पल बहुत ही एक फेमस पॉपुलर, ऐसे सबरीमाला टेम्पल भी बहुत ही पुराना टेम्पल है जहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। अब ये लॉर्ड अयप्पा कौन है? लॉर्ड अयप्पा को सन माना जाता है दोनों शिवा और विष्णु का। ठीक है, जो लॉर्ड विष्णु है उनका और लॉर्ड शिवा का। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है, ठीक है, इसमें इसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसे कि यहाँ पे बिकॉज जो लॉर्ड अयप्पा है वो कैलिबेसी के लिए माने जाते हैं, ब्रह्मचार्य के लिए। तो यहाँ पे लेडीज़, ठीक है, उनका जाना जो है, जब वो मेंस्ट्रुअल उस उनका साइकिल शुरू हो जाता है उसके बाद उनका जाना जो है अलाउड नहीं है। लेडीज़ का जाना इस टेम्पल में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली PAM, इसका खतरा जो है वो बढ़ गया है। ये होती है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ये है क्या? एक तरह का ये एक पैरासाइट है, ठीक है, जिसको बोला गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, ये जो अनहाइजीन है या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कहीं पानी रुक गया, कहीं कुछ हो गया, मतलब सैनिटेशन जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे ये पैदा हो रहा है। और अभी तक जो केरला में इससे बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे लोगों की जो डेथ है वो हो चुकी है। इन्फेंट को, मतलब इन्फेंट से लेके 91 ईयर तक सबको अटैक कर रहा है ये। तो ये अपने आप में एक बहुत एक तरह की उन्होंने वार्निंग या एडवाइजरी इशू की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है, हमारे इंडिया में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स जो फैलती हैं, बेसिकली वो पुअर सैनिटेशन की वजह से ही फैलती हैं, तभी इन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैंने 2026 इसके बारे में मैंने कल भी आपसे बात की थी। आज जो कि जर्मन वॉच के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, कल भी इसके बारे में बात की थी आपसे, और आज भी मैं आपसे इसी क्वेश्चन के बारे में अगेन इस क्वेश्चन के साथ मैं आई हूँ। तो इसमें ये बोला गया है कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के बारे में, यानी कि क्लाइमेट एक्शन के लिए कौन, मतलब कंट्रीज़ कितना एफर्ट कर रही हैं, कितना मतलब उन्होंने देश में या इंटरनेशनली की कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अगर हाईएस्ट रैंक की मैं बात करूं तो उसमें आता है डेनमार्क। ठीक है, इनका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है, यानी कि ये अपने देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे जो क्लाइमेट है उसको अच्छा सही रखा जा सके, एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा मतलब वेदर पैटर्न्स ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें तो हमारा रैंक है इसमें 23। ठीक है, इसके साथ रिलेटेड अब हम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किया था उसमें ये आया था भी, मतलब जो पॉपुलेशन कितनी इफ़ेक्ट हुई है, ठीक है, और इंडिया में इसका थ्रेट बढ़ेगा या नहीं, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। और अब है कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यानी कि कितना काम कर रही है हमारी जो सरकारें हैं क्लाइमेट को मतलब सुधारने के लिए। तो वही है कि इसमें हाईएस्ट रैंक है डेनमार्क का, और नेक्स्ट रैंक इसमें आता है इंडिया का, जो कि है 23। ठीक है, इंडिया का रैंक है 23। उसके बाद हम देखते हैं
कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन रिलेटेड है कल्चर से, ठीक है। Nagaland has officially named Switzerland and Ireland as country partners for the Hornbill Festival. United Kingdom is already the partner. अब ये क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये क्वेश्चन जो है कल्चर से रिलेटेड है। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हॉर्नबिल एक बर्ड है नागालैंड का, ठीक है। और ये जो बर्ड है बेसिकली अपनी रेडीनेस, अपनी जो एक वेलर जिसको हम कह सकते हैं, बहादुरी, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। ये जो बर्ड है तो उसके नाम पे ये फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं, यहाँ से ही आप पता कर सकते हैं कि इसकी जो पॉपुलैरिटी वो कितनी है, कि यूके इसका ऑलरेडी एक पार्टनर है, एंड नाउ जो आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड है वो भी इसके पार्टनर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा, एक तो ये ट्राइबल फेस्टिवल है नागालैंड से, ठीक है। नागालैंड के सीएम नीफ्यू रियो, ठीक है। तो ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। और फिर इनके इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये फेस्टिवल टूरिज्म को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये ट्राइबल फेस्टिवल है और इसके पार्टनर्स जो हैं इंटरनेशनली मतलब बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये देश में टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको पता ही है कि अभी की जो हमारी प्रेजेंट सरकार है वो तो चाह ही यही रही है कि हमारी इकॉनमी जो है एक टूरिस्ट इकॉनमी बने। हम मतलब टूरिज्म पे को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में लोग आए, हमारा कल्चर, हमारा सबसे बड़ा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर इतना वास्ट, इतना डाइवर्स है कि मतलब हर जगह पे, अगर आप यहाँ से पंजाब से थोड़ा, मतलब पंजाब क्या, अपने शहर से थोड़ा सा अगले शहर में जाएं तो आपको कल्चरल डिफरेंसेस जो है, आपको एथनिसिटी भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इतना मतलब एथनिक डिफरेंसेस जो है वो है इंडिया में, ठीक है। तो ये ऐसे जो फेस्टिवल हैं ये टूरिज्म को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, उससे जो हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आ रहा है वो टूरिज्म इकोनॉमी इज, आई थिंक, इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। तो उसको भी ये एनहेंस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The Global Methane Status Report 2025 released by UNEP and the Climate and Clean Air Coalition at COP30। सबसे पहले तो कोप 30 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोप, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इसका ये 30th मीटिंग इसकी हो रही है, तो इसलिए इसका नाम जो है कोप 30 रखा गया है। इसकी जो ये मीटिंग है वो बेल्जियम में इस टाइम पे हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नवंबर मंथ में। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है पेपर में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का आपको वेन्यू भी पूछ सकते हैं, अभी ये मीटिंग कहाँ हुई है। तो ये मीटिंग बेल्जियम में हुई है, ठीक है, चल रही है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट बताया गया है। जो मीथेन गैस इमिशंस हैं जो कि खतरनाक भी बहुत है अगर ये एनवायरनमेंट में चली जाए, ठीक है। तो वो बताया गया है कि कैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे इसका अभी स्टेटस है। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस है। और इन कोप 30 के लिए आपका क्वेश्चन यही बनता है कि कोप की फुल फॉर्म क्या है और कोप 30 की मीटिंग इस टाइम हो कहाँ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लेड IT, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन इनिशिएटिव वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, इंडस्ट्री को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए इस एरिया को एक हमने लीडरशिप ग्रुप जो है वो बनाया, इनिशिएटिव बनाया गया है। कह रहा है कि ये किस कंट्रीज़ के बीच में ये इनिशिएटिव है, तो ये है इंडिया और स्वीडन के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए, 21 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टेलीविजन डे, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 21 नवंबर एज वर्ल्ड टेलीविजन। देखिए, यूनाइटेड नेशन
ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस, मैं एक बिल्कुल हल्की सी इंट्रो दूंगी, हालांकि ये टॉपिक बहुत अपने आप में वास्ट है, ठीक है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। यूएन बना है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। जब से ये बना है तब इसके 51 मेंबर्स होते थे, अब इसके 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और जब से ये बना है, इंडिया भी, जब मतलब अगर आपको कोई पूछे ना कि यूएन के ओरिजिनल मेंबर कौन कौन से हैं, तो उसमें फर्स्ट ओरिजिनल मेंबर, यानी कि जब ये बना था तो यूएन के मेंबर कौन थे, तो उसमें इंडिया भी ओरिजिनल मेंबर है इसका, ठीक है। तो इंडिया वो 51 कंट्रीज में था, अब इसके 193 कंट्रीज हो गए हैं। इसमें ना बहुत सारे हाउसेज हैं यूएन में, ठीक है। तो इसमें हाउस है जिसका नाम है फर्स्ट जनरल असेंबली, ठीक है, पहले हाउस का नाम है जनरल असेंबली। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े, आप ऐसे ही ना पढ़ दें, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है। यूनाइटेड, जैसे हमारे हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो ये इसका एक हाउस है। देन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आप वीटो पावर होल्डर कंट्रीज को देखते हैं। देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इस तरह से इसके हाउसेज हैं, ठीक है। तो जनरल असेंबली इसका फर्स्ट हाउस हम कह सकते हैं यूएन का है। तो इन्होंने क्या किया है, 21 नवंबर को क्या बनाया, वर्ल्ड टेलीविजन डे, और 2 नवंबर 1996 और 21 और 22 नवंबर 1996 को यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम जो है वो बनाई है। देखिए कितनी चीज़ों पे हम फोकस करके जो है, मतलब हर चीज़ के लिए उसको कोई ना कोई मतलब रिकॉग्निशन ज़रूर मिली है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे जो वर्ल्ड टेलीविजन डे है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिल्खा सिंह, जो कि आती है 20 नवंबर को। मिल्खा सिंह लेजेंड है, पता ही है सबको, ठीक है। तो इनका एक थोड़ा बर्थ डेट जो है नवंबर 20 1929 को गोबिंदपुरा इंडिया, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। देन डेथ इनकी चंडीगढ़ 2021 में होती है, चंडीगढ़ इंडिया में। प्रोफेशन जानते ही हैं आप, स्प्रिंटर हैं ये। मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो आपको इनके याद रखने की ज़रूरत है, कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच द फाइनल ऑफ एन एथलेटिक ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट। अगर ओलंपिक में अगर हम एथलेटिक्स इवेंट को मेजरली टारगेट करें तो उसमें ही इज़ द फर्स्ट इंडियन। फिनिश्ड 4th इन द 400 मीटर रेस एट द 1960 रोम ओलंपिक्स। उसके बाद 1956 मेलबर्न, 1960 रोम हिज मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, जब इन्होंने यहाँ पे इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। देन 1964 टोक्यो, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे कि आप जानते हैं इनको फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है, तो इनके नाम पे बहुत सारे ओलंपिक्स हैं इस टाइम पे जिसमें इनकी पार्टिसिपेशन है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे देश का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है पद्मश्री 1959 में। देन जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और वही जो है बाद में एक मूवी भी जो आज भी हमारे देश की एक बहुत आइकॉनिक और एक बहुत मोटिवेशनल मूवी हम कह सकते हैं इस टाइम पे है, भाग मिल्खा भाग, वो भी इसी बुक से इंस्पायर्ड है। तो बुक एंड ऑथर में भी आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी का इनका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलिए। नेक्स्ट है कि नोवेलिस्ट रबी अल्मेडिन, पोएट पैट्रिशिया स्मिथ विन नेशनल बुक अवार्ड्स, ठीक है। नेशनल बुक अवार्ड्स जो है ये जो है ये इसी नाम की एक अमेरिकन फाउंडेशन है, उसकी तरफ से जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बुक्स के फील्ड में है, ठीक है। प्राइज जो है $10,000 जो है हर एक विनर को इसमें दिया जाता है। फिक्शन के लिए, फिक्शन होता है जिसका रियल लाइफ से तो कोई लिंक नहीं है, मगर फिक्शन में भी जो आइडियाज होते हैं दे आर बियॉन्ड, जिसको कि हम जिसे कह सकते हैं कि
आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर कर देते हैं फ़िक्शनल आइडियाज़, वही जाके फिर हम उसको रियल लाइफ़ में कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कभी हो सकता है या अपनाते हैं, तो फ़िक्शन प्लेज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें जिसने अवार्ड जीता है उनका नाम है रबी एल्मेडीन, ठीक है? इनकी बुक का नाम है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल एंड हिज मदर, ठीक है? नॉन फ़िक्शन में नेशनल बुक अवार्ड्स जो है इसमें अवार्ड मिला है उमर एल अकड़ को, और इसका जो बुक है, उनकी जो बुक है नॉन फिक्शन विच इज़ क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स, ठीक है? तो इनकी जो बुक है वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, तो इस बुक के लिए इनको जो अवार्ड मिला है नेशनल बुक। एंड पोइट्री में जो अवार्ड जीता है इट्स पैट्रिशिया स्मिथ, तो इनकी जो बुक है द इंटेंशंस ऑफ थंडर न्यू एंड सेलेक्टेड पोइम्स, ठीक है? तो इस तरह से ये 76 नेशनल बुक अवार्ड्स था। फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक अमेरिकन फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। तीनों के नाम, तीनों जॉनर आप देख सकते हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, पोइट्री है, ठीक है? तीनों मैं समझा चुकी हूँ कि किसका क्या मतलब है। चलिए, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ये इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है उनकी याद में दिया जाता है। इंडिया में ही मतलब दिया तो इंडियंस के द्वारा ही जाता है, ठीक है? मगर ये है कि इसमें कोई बंदिश नहीं है, दुनिया में ये किसी को भी मिल सकता है ये अवार्ड। उनकी याद में जो उनका मार्टिरडम डे है उनकी उसकी याद में जो है ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है दिया जाता है, ठीक है? तो देखते हैं, यहाँ पे इनका नाम अधूरा लिखा हुआ है मिशेल बैशेले, मगर इनका फुल नेम है वेरोनिका मिशेल बैशेले जेरिया, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं चिली के और फॉर्मर यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ भी रहे हैं। इनको सोनिया गांधी जी की तरफ से ये प्राइज़ दिया गया है, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024, ठीक है? इंस्टीट्यूटेड इन 1986, जैसे कि मैंने बोला ही है कि इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी, उन्हीं की याद में ये प्राइज़ दिया जाता है। इसमें जो प्राइज़ मनी है आप देख ही सकते हैं, 1 करोड़, ठीक है? अवॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल, ये किसी एक बंदे को भी मिल सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। कोई नेशनैलिटी नहीं देखनी है, कोई रेस नहीं देखनी है, कोई मतलब किसी भी तरह का आपको इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा। ये इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए ये जो अवार्ड है दिया जाता है, ठीक है? इसके जो पास्ट रेसिपिएंट है, यानी कि पहले, इनसे पहले जो ये अवार्ड मिला है, डैनियल बैरन बोएम एंड अबू अवध 2023 को, इन्होंने क्या किया था, जो इजराइल पैलेस्टीन का जो एक युद्ध हुआ था उसको, जो चल रहा था उसको मतलब रोकने के लिए म्यूज़िक का यूज़ किया, ठीक है? एक आर्ट फॉर्म का यूज़ किया, इसलिए मतलब पीस फैलाने की। देखिए, युद्ध जो है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो है नहीं, ठीक है? वी ऑलवेज बिलीव कि कुछ चीज़ें अगर डायलॉग से हो जाए, अच्छी कॉन्वर्सेशन से हो जाए, कल्चरल टाइज हो जाए। आज का ये जो हमारा जो युग ये चल रहा है, इसमें अगर वॉर हो तो फिर तो आप ये देखिए कि डिस्ट्रक्शन पक्की है, ठीक है? तो हम यही कोशिश करते हैं, इंडिया तो हमेशा ऐसी कोशिश में रहता है कि किसी ना किसी तरह से पीस टॉक्स ही ज़्यादा आगे बढ़े। वॉर तो एक फाइनल ऑप्शन है, ठीक है? सॉल्यूशन किसी चीज़ का वॉर कभी भी नहीं हो सकता है। पीस इज़ ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो ये जो प्राइज़ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये उन्हीं की याद में जो है, इंदिरा गांधी जी की याद में जो है दिया जाता है वर्ल्ड वाइड, कोई नेशनैलिटी का कोई बार नहीं है। नेक्स्ट, लियोनार्डो डिकैप्रियो टू रिसीव डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है? ये जो अवार्ड है, जब ये पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल होगा तो 3 जैन 2026 को तो उनको दिया जाएगा, ठीक है? और ही इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, किस रोल के लिए उनको ये मिल रहा है, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो कल हमने, देखिए, हॉलीवुड के जो हीरोज़ हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे करंट अफेयर्स में बने हुए हैं, ठीक है? कल हमने टॉम क्रूज़ की बात की थी, आज हम कर रहे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात। अगेन वेरी रेनाउंड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं हॉलीवुड के, ठीक है? टाइटैनिक
ठीक है। तो इनका जो ये आपको याद रखना है कि इनको ये अवार्ड मिलना है, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, इन्हीं को ये अवार्ड मिलना है। अवार्ड का नाम है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ, जी, तो नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स द साउथ इंडिया। फिर से क्वेश्चन आया है, फिर से। ठीक है, आप यहाँ से मतलब देख सकते हैं कि ये आगे कोई ना कोई ज़रूर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको पूरे ध्यान से समझना है कि ये है क्या। नेचुरल फार्मिंग, कल तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था इस टॉपिक को, मगर आपको याद रखना है कि नेचुरल फार्मिंग जो है, बेसिकली पहले हम ये देखते हैं भी ये होता क्या है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो ये है कि कितनी ज़्यादा हम केमिकल फ्री जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम खेती करें तो उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जो है, देखिए क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, इन्होंने ये समिट जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु में। ठीक है, और ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमें केमिकल फ्री फार्मिंग जो है करनी है। तो अगर इंडिया में इसका नाम अगर मैं लूँ तो सबसे पहले गांधी ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है भास्कर सावे को। ठीक है, मगर जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, ज़ीरो बजट जिसमें आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, वो जो कंसेप्ट इंडिया में लेकर आए हैं वो है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं, पेलकर। ठीक है, उनका नाम है पेलकर, याद रखना है आपको। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग जो अगर हम कहें गांधी ऑफ नेचुरल फार्मिंग तो वो है भास्कर सावे। और इंडिया में जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं होना है ऐसा कोई केमिकल, तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो कंसेप्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं पेलकर। ठीक है, ये एक इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट है। ये बेसिकली प्रमोट क्या करना चाह रहे हैं, 1 एकड़ 1 सीजन। ठीक है, तो इसमें ये मैंने कल बताया था कि पीएम किसान की जब इंस्टॉलमेंट अगली आनी है तब इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इस समिट को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये आपको पीएम किसान का पता ही है कि 6,000 पर ईयर आता है 2000 की इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। तो इसमें देखिए आगे आ ही गया है पेलकर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें है क्या, जीव मित्र, यानी कि आपको क्या अपनाना है। ये बेसिकली 4 व्हील्स बताए हैं कि कैसे नेचुरल फार्मिंग आप अपना सकते हैं। ठीक है, जीव मित्र तो वो होता क्या है, माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर मतलब कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, काउ डंग या उसका यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर, सॉइल, ये अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छी मतलब जो एक फर्टाइल वो उग सकती है उससे। देन बीज मित्र, सीड ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, मल्चिंग, ठीक है, कवर मतलब पानी रहे सॉइल में। ठीक है, वाफास, इसमें है कि वाटर होना चाहिए कैनिप, जो प्लांट कैनिपी है उसके बाहर। ठीक है, और भी बहुत है यूजेस, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र एंड नीमअस्त्र। ठीक है, तो क्या क्या है ये अगर हम इसको इंग्लिश में करें, काउ यूरिन, नीम, टोबैको, दतूरा, गार्लिक, पपाया, पॉमीग्रेनेट। यानी कि इन चीज़ों से जो है आप फसल की जो शक्ति है या जो आपने उगानी है चीज़, उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी हमारे देश में अभी है, जो कि 2024 नवंबर को मतलब अप्रूव हुआ था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ था, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ फार्मर्स आने चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन की जाएगी, उनको मतलब ब्रांडिंग सब कुछ हो। ठीक है, तो ये अभी तक तो टारगेट है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कितना। वैसे तो देखिए जितना नुकसान मतलब फ़ायदा HYV सीड्स का हुआ है उतना नुकसान भी हुआ है। अब हमारी जो ये जो सॉइल है ना, इसको आदत पड़ चुकी है केमिकल की।
तो इससे बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। हर बार आप देखो जब कोई चीज़ उगानी होती है, एक नई चीज़ को लेकर आना पड़ता है, ठीक है? मतलब अच्छा ये अगर आपको अब ये उगाना है, आप ये बीच में सीड डालो तभी ये अच्छी पैदावार देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि उसकी जो उसकी शक्ति है, ठीक है? वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो अब कम होती जा रही है, इतना केमिकल पड़ के। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ। तो 2 नाम भास्कर सावे और पेलकर का आपको याद रखना है। चलिए, हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो कि ये वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, उस दिन जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। हमारा शौचालय हमारा भविष्य। देखिए जो हमारी इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है ना वो है सैनिटेशन, हाइजीन, ठीक है। जब मैंने आपको पहला करंट अफेयर करवाया है, ठीक है, वो भी किस पे बेस्ड है, जो ये पैरासाइट्स हो रहे हैं, जो कल हमने बात की थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, वो क्या है, वो इंडिया में खतरे क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में पुअर सैनिटेशन है। अभी आप देखिए, अभी अगर आप चले जाएंगे कुछ ट्रेन्स में, लोग जो हैं उनको वॉशरूम यूज़ करना जो है अभी तक हमें सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी देखिए, जो ये पब्लिक व्हीकल्स होते हैं या कुछ भी जो भी बनाया गया या पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं, ये किस लिए हैं? ये हमारी सुविधा के लिए है कि मतलब कभी भी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना आए, और इनको साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर हम हमारा ये होता है कि पता नहीं कैसे यूज किया है, क्या यूज किया है, ठीक है। अब अगर सब ऐसे ही सोचने लगेंगे तो वो तो वॉशरूम तो खराब होगा ही, ठीक है। वॉशरूम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी गुड वॉशरूम हैबिट्स होना, क्योंकि इससे ही हाइजीन जो है हमारी वो बरकरार रहेगी, ठीक है। कैंपेन जो है 19 नवंबर टू 10 दिसंबर ये चलेगा, ठीक है। फोकस इसका यही है, देखिए बार बार मतलब बेसिकली ये ग्रामीण रूरल एरियाज को टारगेट करके चल रहा है अभी, ठीक है। तो यही है कि मेंटेनेंस हो, रिपेयर, फंक्शन, मतलब ब्यूटिफिकेशन हो टॉयलेट्स की, ठीक है। देखिए हम अभी किस ईयर में बैठे हुए हैं, और अगर अभी तक हम इन बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट्स पे, तो आप सोच ही सकते हैं। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने जब एक वो किया, ठीक है, एक वो टॉयलेट पे मतलब उन्होंने एक स्पेशली स्टोरी शेयर की कि भाई मैं ऐसे-ऐसे टॉयलेट जा रहा था और मुझे इतना मतलब बुरा लगा वहाँ बैठ के कि मैं मतलब उनको बुला रहा हूँ जो हेड है वहाँ के, कि ये तुमने क्या किया हुआ है? ये कोई मतलब ये शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है जब हम उसको साफ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। अगर हम उसको किसी को ये प्रॉब्लम को सामने रख रहे हैं, उसको ठीक करवा रहे हैं, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इतना बड़ा यूनियन मिनिस्टर को अगर ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो लो लेवल पे सोचो हाल क्या होगा। ठीक है, अभी भी कहीं जाना हो लोग क्यों घबराते हैं? यही वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है ढंग से, प्रॉपर हाइजीन, और अगर वॉशरूम फैसिलिटी ढंग की नहीं है तो हाइजीन तो खराब होनी ही होनी। ठीक है, तो ये अलाइंड किया गया है इस मिशन को स्वच्छ भारत मिशन के साथ ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण मतलब रूरल। तो याद रखना है कि ये वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें है हमारा शौचालय हमारा भविष्य मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। तो 2 चीजें इसके साथ इन्वॉल्व है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पॉलिटिक्स, फाइनली पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये करंट अफेयर जो है आया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा है कि इसको मतलब इसमें से जो चीज़ें हैं कुछ वो डिलीट की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा वीक हो गई है।
ठीक है, सेंटर का इंटरफेरेंस इन ट्राइब्यूनल की वजह से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सेंटर डोमिनेटेड ये ज़्यादा हो गई है, और जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इससे जो है वीक होनी शुरू हो गई हैं इस एक्ट से। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि चेंज करो और रीऑर्गेनाइज करो ट्राइब्यूनल सिस्टम को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कुछ ट्राइब्यूनल्स हट जाएंगी और वो जो केसेस होंगे, ठीक है, वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए है, बार बार मैं कह रही हूँ, ताकि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देखिए, जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है देश में जिस पे सबको विश्वास है। ठीक है, हर मतलब जो हमारे देश का हर एक पर्सन, उसको ऐसा लगता है कि हमारे देश में जस्टिस कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अगर हम उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ठीक है, तो लोगों का विश्वास कम होता जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं, इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जस्टिस मिलना अब बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चेंज करने को कहा है। तो ट्राइब्यूनल वैसे होती क्या है, ये क्वाजाई 1/4 जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और एनवायरनमेंट, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपने सुना होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको देखती है। ठीक है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये है इस टाइम पे करंट अफेयर में तो पूछ लेंगे ज़रूर, खास करके इसके बारे में आपको पॉलिटी सेक्शन में तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, पार्ट 14A। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट हुई है तो ए तो एंड में आएगा ही, और आपको पता है जब भी हम पार्ट लिखते हैं तो हम रोमन नंबर में लिखते हैं, तो उसमें, और इसका आर्टिकल है 323A, तो अगर अमेंडमेंट हुई है तो आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगी, और बी। ठीक है, पार्लियामेंट मेक, अभी तो इसको चेंज करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, मगर अभी तक का क्या है 323A में, पार्लियामेंट में क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 323B में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, मे क्रिएट ट्राइब्यूनल्स फॉर टैक्स, लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन, रेंट, फेरा एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का रोल कम करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंजेस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में करने को कहे हैं, ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाया जा सके। और अगर जब आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, अभी तक जो चल रहा है वो ज़रूर याद करना है कि ट्राइब्यूनल्स जो है 42nd अमेंडमेंट हुई है। बच्चे जब पॉलिटी पढ़ते भी हैं तो इस सेक्शन को थोड़ा कम पढ़ते हैं, खासकर स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी जानकारी तो इसके बारे में चाहिए। चलिए नेक्स्ट, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट इन हैदराबाद। तो ये इसका एम सिर्फ ये है कि ऑडिट स्किल्स जो हैं और ज़्यादा एडवांस हो सके। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दे के जाती हूँ कि आपको कैग का नाम कमेंट करना है ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताना है कि कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आगे आगे आप देखेंगे इसके बारे में और क्वेश्चंस भी कि कैसी प्रैक्टिसेस आ रही हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ऑडिट करने के लिए, वो भी शायद नेक्स्ट आपको करंट अफेयर में देखने को मिले। ठीक है, तो कैग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कैग इस टाइम कौन है प्रेजेंट कैग इंडिया के, और नंबर 2 क्वेश्चन है कि कैग का आर्टिकल क्या है। चलिए, सो सेवंथ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव NSA मीटिंग बिगिंस इन न्यू दिल्ली। ये क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये होस्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे देश में है, अजीत डोभाल। ठीक है, बहुत ही इनके किरदार भी बड़े लोगों ने मूवीज़ में किए हैं। ठीक है, और अब तो आप इनके नाम से अच्छी तरह से वाकई सर्जिकल स्ट्राइक में इनका जो भी प्लान है या जो भी है, अभी भी मतलब इंडिया के लिए ये इस टाइम पे बेस्ट एक NSA साबित हुए हैं। ठीक है, अजीत डोभाल। तो
इन्होंने होस्ट किया 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग को न्यू दिल्ली में। बैकग्राउंड है ये 2011 में ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मीटिंग शुरू हुई थी। ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ट्राइलेटरल यानी कि इसमें 3 कंट्री पहले शामिल थे, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की इन्होंने, मैरीटाइम समुद्र की सिक्योरिटी की बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में इसको और रिवाइव किया गया, क्योंकि पहले इसमें 3 कंट्रीज थे, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ट्राइलेटरल लिखा है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर उसके बाद मॉरिशियस ने इसको ज्वाइन किया 2022 में, इसी कॉन्क्लेव को। देन बांग्लादेश ने 2024 में, और अभी एक और इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ऑब्जर्वर का मतलब है कि इट विल बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव सून, तो उनका नाम है सेशेल्स, ठीक है। सेशेल्स इंडियन ओशियन के पास, ये एक आइलैंड की तरह है, सेशेल्स, इसको ये प्रोनाउंस करना है। देन मलेशिया, जो कि एक इसमें गेस्ट की तरह है, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी कि हम इसको हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, तो वो कोलंबो में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए, ये एक लाइट सा क्वेश्चन है, थोड़ा माहौल और कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो एक फीलिंग भी, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग भी ऐसी आएगी, बहुत लाइट, बहुत अच्छी। तो कोलकाता सेट टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ चेयर पोएट्री फेस्टिवल, हुगली नदी के किनारे पे, ठीक है। ये फेस्टिवल, ये जो पोएट्री है ये करवाई जाएगी, ठीक है। पोएट्री फेस्टिवल है ये, और ठीक है, पोएट्री ऑन द क्रूज पे, सॉरी, तो ये करवाई जाएगी, ठीक है। और इसमें पोएट्स आएंगे 13 कंट्री से, 16 लैंग्वेजेस में होगी ये। इसको ऑर्गेनाइज किया है चेयर लिटरेरी ट्रस्ट ने। कोलकाता एक हब रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, आई मीन एवरीबडी नो, हमारे बाकी जितने भी जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, देन नेशनल सॉन्ग है, ये सब यहीं से आया है। ये सब ऐसा पोएट्री अच्छी अच्छी जो है, हमें जो बंगाल इज़ द हब ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनल चेयर पोएट्री फेस्टिवल, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, आप देख ही सकते हैं, नाम देखिए, नीतीश कुमार जी, ठीक है। अभी अभी बिहार के इलेक्शंस होके हटे हैं, और आपको पता है जितना घमासान इस इलेक्शन में हुआ है, इतने मीम्स वायरल हुए हैं। और देखिए, लीडर जो है उसमें कुछ तो मैजिकल होता है, चाहे आई डोंट नो, वोटिंग बिहेवियर जो इंडिया में है वो शुरू से ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ पे बेस्ड रहा है, ठीक है। और उस बिहार में जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है वो नीतीश कुमार है, ठीक है। बिहार के सीएम बने, ठीक है, और इनके साथ फिर से सीएम बने, ठीक है, 10th टाइम। और इनके साथ 26 जो इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, मंत्री और हैं जिन्होंने इनके साथ, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, उन्होंने भी इनके साथ शपथ ली है। और इनकी पार्टी आपको याद रखना है, जनता दल यूनाइटेड। जब जनता दल, क्योंकि बिहार में इस तरह से चलता है, कई बार आप सुनते होंगे एनडीए की सरकार है, तो जेडीयू जो है और बीजेपी यहाँ पे एक इकट्ठा दल जो है लड़ता है, तो वो इनका एक अलायंस है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, बहुत बड़ा अलायंस है, और भी पार्टीज हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, या बीजेपी जिनको सपोर्ट करती है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर लड़ी हैं, तो उनकी विन हुई है, ठीक है। 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान पटना में इन्होंने ओथ ली, ठीक है, और इनको ओथ दिलवाने का काम किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। आप देख सकते हैं कि सीएम वो 2005 से बनते रहे हैं, 71 ईयर्स के हैं, ठीक है। 9 मंथ की बीच में ब्रेक आई थी, और उसके बाद अब तक के 10 लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स में से हैं, जो कि 19 साल से पावर में हैं। आप देख सकते हैं एक जो लीडर है वो कितना पॉपुलर होता है अपनी प्रजा के बीच में, अगर वो अच्छा है। तो कैबिनेट फॉर्मेशन यानी कि जो इनके 26 मंत्रियों ने, मैंने आपको बता ही दिया है, इनके साथ शपथ ली है। गवर्नर का नाम आपको नहीं भूलना है, आरिफ मोहम्मद खान। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे विनय कुमार सिन्हा, इनका 2nd टर्म है। और एक और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, इनका भी बहुत योगदान रहा है कैंपेन में, ठीक है।
अगर हम इनके कैबिनेट की बात करें तो उसमें 3 वुमेन हैं और 1 मुस्लिम पर्सन है कैबिनेट में, ठीक है। बीजेपी पार्टी और जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उन पे हमेशा ही एक रहता है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से देखते हैं या कैसे। मगर फिर भी अगर आप बिहार को देखें तो यहाँ पे जो कैबिनेट में 1 मुस्लिम कैंडिडेट रखा गया है और 3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी की है। मतलब ये कोशिश करते रहते हैं बताने की दैट हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। हम हर एक जैसे कह सकते हैं हर एक जेंडर को, हर एक रिलीजन को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। चलिए, तो बिहार का इलेक्शन जो है उसका सारा जो रिपोर्टिंग है वो भी आपको पता है, कितने चैनल्स जो हैं अपने एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे या कुछ भी। एंड फाइनली नीतीश कुमार अगेन इन पावर। मथुरा जरी ड्रेस एंड मेरठ ट्रम्पेट गेट जीआई टैग। ट्रम्पेट यहाँ पे इसको ना अलग से लिखा होगा, ब्यूगल, ठीक है। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर मैं बाजा जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है, उस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो ये ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट जो है आर्मी में आपने देखा होगा, यूज़ भी करते हैं आर्मी में, ठीक है। तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट है। आर्मी में जो बाजा यूज़ करते हैं उससे आप थोड़ा एक कनेक्शन वो कर सकते हैं। तो इसने बहुत एक 1857 के रिवोल्ट में भी बड़ा योगदान दिया है। तो इसको जो है जीआई टैग आपको पता ही है क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की ये चीज़ इसके लिए फेमस है, ठीक है। और वैसे ही जो है मथुरा की जरी ड्रेस जो है उसको भी जो है दिया गया है जीआई टैग। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर रजनीकांत, जीआई मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। पद्मश्री अवार्ड भी मिला है डॉक्टर रजनीकांत जो कि जीआई मैन ऑफ इंडिया है। जीआई टैग्स उन्होंने मथुरा जरी ड्रेस को दिया और मेरठ ब्यूगल को दिया। मेरठ ब्यूगल की जगह आप इसको ट्रम्पेट भी कर सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैंडक्राफ्ट्स और इस तरह के काम बहुत ज़्यादा चलते हैं, इस करके इनको जो जीआई टैग्स यहाँ पे 79 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु, जिसको 69 प्रोडक्ट्स को जिनके जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। काशी रीजन में अगर आप देखिए, अकेला काशी रीजन ऐसा है जो कि एक हब है जीआई प्रोडक्ट्स का। 32 जीआई प्रोडक्ट्स तो सिर्फ आपको काशी रीजन में ही दिखेंगे, ठीक है। तो मेरठ ब्यूगल के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये आर्मी में यूज़ हो रहा है, फोर्सेस में, और 1857 के टाइम पे भी ये यूज़ हुआ था। देन मथुरा जरी पोशाक जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है मथुरा की, जो कि गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड से जो बनाई जाती है, ठीक है। और जो लॉर्ड कृष्णा के जो डिवोटीज़ हैं, ठीक है, आप देखिए जब लॉर्ड कृष्णा जो लड्डू गोपाल्स हैं उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो बेसिकली उन्हीं थ्रेड से बनाई जाती है, ठीक है। तो वो होती है मथुरा जरी पोशाक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसमें बताया गया है कि जीआई है क्या। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जीआई की फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये गुड्स एक्ट 1999 इम्प्लीमेंटेड हुआ था 2003 में, और इसमें जो है इसका एम यही है कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने जैसे कहा ना कि जो एक्सपर्ट है वहीं से ही बन सकती है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी प्रोटेक्शन पे जोर देना चाहते हैं। तो ये है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संभव, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो मॉइस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इसको जिसे कहते हैं काउंटर करने के लिए, या जो माओइस्ट लोग हैं, माओवादी हैं, हालांकि इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट किसी करंट अफेयर में ज़रूर आपको शेयर करूँगी। माओवादी जो लोग हैं, जो हम उनको इंसर्जेंट्स भी बोल सकते हैं, जो अपने हक के लिए रिबेलियस और वायलेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, अभी तक आप ये ले सकते हैं। तो उन्होंने मतलब अपना एक शेल्टर जोन बनाना शुरू किया है। कौन सी हिल को? मेरे दुमिली हिल रेंज को, कि यहाँ पे हम रहेंगे। तो जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू, उनका ये विचार है कि वो इन चीज़ों को ना करें, वो किसी भी ऐसी जगह को अपना शेल्टर जोन ना बनाए। इसके लिए आंध्र प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ की सपोर्ट भी ली जा रही है। जून 2025 में, ठीक है,
ये स्टार्ट हुई है। लोकेशन है इसकी अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट जो है मरेदुमली एजेंसी एरिया, ठीक है, वहाँ पे है। और ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो माइस्ट हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उनको काउंटर करने के लिए वो इस जगह को अपना शेल्टर जोन ना बना ले, उसके लिए ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। ऑपरेशन संभव, ठीक है, पूछ सकते हैं आपको कि ऑपरेशन संभव रिलेटेड किससे है, तो आपको याद रखना है कि माओइस्ट को वहां से हटाने के लिए। उसके बाद है इसरो सक्सेसफुली परफॉर्म्स इंजन रीस्टार्ट टेस्ट ऑन CE-20 ऑफ गगनयान मिशन लॉन्च व्हीकल। देखिए हमारा जो PSLV है, थर्ड जनरेशनल अभी है, ये इतना सक्सेसफुल हुआ है। जो हमारा चंद्रयान मिशन था वो भी इसके अंडर ही था, और अब जो गगनयान मिशन जो कि होने जा रहा है, ठीक है, तो इसरो ने जो है सब कुछ, गगनयान मिशन है क्या, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गगनयान मिशन जो हमारा फर्स्ट ऐसा मिशन है जो कि ह्यूमन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसके लिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये इसरो की तरफ से, वैसे तो हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं ऑलरेडी स्पेस में, मगर इसरो की तरफ से ये पहला मिशन है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट कमर्शियल PSLV है, मैंने आपको अभी बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ओशियन सैट जो है नेक्स्ट ईयर शुरू करने वाला है, ताकि अर्थ की ऑब्जर्वेशन जो है या ओशियन की ऑब्जर्वेशन जो है वो ली जा सके, ठीक है। इसके की फीचर ये है कि ये हमारा थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है PSLV, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि चंद्रयान 1 मिशन था, ठीक है, और मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको कि मॉम भी कहा गया था 2013 में, जो मार्स मिशन था वो इसके अंदर था। इसकी कैपेबिलिटीज आप देख सकते हो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, वहाँ पे सैटेलाइट्स को प्लेस करना, ठीक है, वो चीज़ें इनके द्वारा इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो है की गई हैं। चलिए ये आपको जो क्वेश्चन है ये मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म की वे में करवाऊंगी नेक्स्ट। अभी हम इस पे चलते हैं। अ वाइल्ड टाइगर हैज सेटल्ड इन गुजरात रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर डिकेड्स, ठीक है। तो गुजरात अब एक ऐसा ओनली इंडियन स्टेट बन गया है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, जहाँ पे 3 बिग कैट्स आपको दिखेंगी, एशियाटिक लॉयन, इंडियन लेपर्ड और टाइगर, ठीक है। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 बिग कैट्स मिल जाती हैं, एशियाटिक लॉयन, इंडियन लेपर्ड और टाइगर। तो आपको उसका याद रखना है कि वो गुजरात है। गुजरात में एक और जो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लोकेट की गई है, और ये जगह कहाँ पे है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल गुजरात में। गुजरात के ये गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर जो है, ठीक है, habitat extends into Jabua MP, declared a wildlife sanctuary in 1982, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि सेंचुरी जो है, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो, कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी इस चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रही है कि ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या जो भी हम एनिमल्स बाहर से जो चीताज लेकर आए थे, उनको वैसा एनवायरनमेंट, हालांकि वो किसी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया, उनकी डेथ्स हो गई, मगर फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बायोडाइवर्सिटी जो है प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। अगर आप पहले ये जो सेंचुरी है ये जानी जाती है गुजरात की स्लोथ बियर के करके। स्लोथ बियर जो है वो जो है महुडा ट्रीज पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो यहाँ पे गुजरात की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे महुडा ट्रीज। तो स्लोथ बियर का गुजरात की इस सेंचुरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है COP 31,
ठीक है। कोप 30 हमने पढ़ ली बेल्जियम में हो रही है। कोप 31 कहाँ होगी? तो कोप 31 होगी टर्की में। ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, कोप 30 जो है वो किससे डील करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोप 30 डील कर रही है मीथेन गैस से रिलेटेड, जो उसका स्टेटस है, कैसे कंट्रीज उससे डील कर रहे हैं। और जो ये मतलब एक याद रखना है कि ये जो कोप 31 या कोप 30 या ऐसा कुछ भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सारा यहाँ पे सब कुछ अरेंज करेगा। ठीक है। मतलब सारी वो होस्ट तो नहीं कर रहा है, होस्ट तो टर्की कर रहा है, मगर सारी नेगोशिएशंस को जो लीड करेगा वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है याद रखना है आपको कि कोप 30 की मीटिंग कहाँ हुई है और कोप 31 की। ठीक है। रॉजर फेडरर जॉइंस इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम इन फर्स्ट ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी। तो वो हॉल ऑफ फेम जो है ये रिकॉग्नाइज करता है लेजेंड्स को। ठीक है। उनका जो रोल, चाहे वो साइंस में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें रिकॉग्नाइज करता है। तो वो एंटर कर गए हैं। रोजर फेडरर टेनिस के सुपरस्टार हैं, लेजेंड ही हैं। ठीक है। एंटर्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी। फर्स्ट मैन, अब यहाँ पे आप उनके, कल ही हमने टेनिस के 2 नाम पढ़े हैं, कार्लोस एल्केराज और दूसरा नाम जो था वो था जैनिक सिनर का। तो अब नेक्स्ट इनके रिकॉर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट मैन टू विन 20 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है। टेनिस का मेन इवेंट है ग्रैंड स्लैम, तो आपको याद रखना है। हेल्ड वर्ल्ड नंबर 1 फॉर 237 कंसेक्यूटिव वीक्स, जो कि रिकॉर्ड है। ठीक है। टेनिस में, ठीक है, नंबर 1 रहे हैं फॉर 237 वीक्स। ओके। देन मैरी कैरिलो फॉर्मर प्लेयर भी रहे हैं, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, उनको भी 2026 हॉल ऑफ फेम क्लास में जो है रिकॉग्नाइज अभी किया जा रहा है। तो याद रखना है, हॉल ऑफ फेम ज़रूरी नहीं है, टेनिस, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, इस तरह के फील्ड में सब में रिकॉग्नाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। चलिए, WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैम्पियनशिप, ये एक 2025 ये एक डिस्कशन का फिर से टॉपिक है। देखिए, ये जो चैम्पियनशिप हुई है पोर्चुगल में हुई है, जिसमें फाइनल स्कोर इंडिया 11 जर्मनी 10। सो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें ना मतलब जो इंडिया को मेजरली जिन्होंने जीत दिलाई है, ये आपने देखा होगा, ये एक वर्ड आ रहा है, ये एक फाउंडेशन है बेसिकली, ऑरोविले फाउंडेशन। ठीक है। ये फाउंडेशन जो है ये हेल्प कर रही है जो हमारे यंग खासकर यूथ जो कि एस्पायरिंग है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, उनको ये ट्रेन करते हैं। और इस फाउंडेशन से जो हमारे 3 एथलीट्स आए थे, उन्होंने अपना मेजर रोल प्ले किया है इस वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप को जीतने में। ठीक है। तो ये एक याद रखना है इस फाउंडेशन के बारे में आपको। ठीक है। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जस्ट लिखे होते हैं, मगर हमें उसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता होती है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Zimbabwe and Namibia will jointly host the 2026 Under-19 Cricket World Cup। ठीक है। तो ICC ने सारा स्केड्यूल जो है अरेंज कर दिया है इसका। ठीक है। होस्ट होंगे जो कि Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के नमीबिया और जिम्बाब्वे। ठीक है। और ग्रुप्स 4 एंड इंडिया पार्ट ऑफ ग्रुप ए। ठीक है। 4 ग्रुप होंगे जिसमें इंडिया ग्रुप ए का पार्ट होगा। क्रिकेट में नए नए नाम, ठीक है, आपको देखने को मिल रहे हैं रेगुलरली। हमारी क्रिकेट टीम्स जो है इस टाइम जितनी भी ग्रुप ए में या बी जो ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले हम एक ही तरह के प्लेयर हर फॉर्मेट में, चाहे वो वनडे है, T20 इंटरनेशनल है, एशिया कप है, इन जगह पे एक ही मतलब प्लेयर्स को देखते थे, या टेस्ट क्रिकेट है। अब तो मतलब हमें डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट जो क्रिकेटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स का भी पता है कि कौन किस फॉर्मेट में अच्छा खेलता है, कौन किस फॉर्मेट में। ठीक है। तो वुमेन वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं। ठीक है। इतना हमारी जो उन्होंने वुमेन वर्ल्ड कप में भी हमें इतने हमने उसको जीता, जो कि अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में पहले जैसे कहते थे कि ये मेंस
गेम है, मगर अब मुझे लगता है कि जब से हमने ये वर्ल्ड कप और जो लड़कियां आई हैं वो कितनी कितनी मतलब उनकी बैकवर्ड एरिया से भी हैं, बिल्कुल एक इनोसेंस उनके फेस से झलकती है, ठीक है। तो क्रिकेट इज़ फॉर एवरीबडी, उन्होंने ये अब सिनेरियो सेट कर दिया है, एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि क्रिकेट इज़ फॉर एवरीबडी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, अब हम क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉन द फिक्शन अवार्ड कैटेगरी एट द 76th नेशनल बुक अवार्ड्स। ऑलरेडी जो है हम इसको पढ़ चुके हैं। फिक्शन कैटेगरी में कहता 76 नेशनल बुक अवार्ड किसने जीता है? द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा एंड द गलिबल एंड हिज मदर, ठीक है। तो आंसर सी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन डिजाइन द इंडियन आर्मीज न्यू कोर्ट कॉम्बैट। इस देखिए, ये मैंने आपको उस डिटेल फॉर्म में नहीं करवाया था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ याद रखने हैं, इतनी डिटेलिंग उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है इंडियन आर्मी का न्यू कोर्ट कॉम्बैट एक बनाया गया, उस पर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो डिजिटल डिज़ाइन है, और वो किसके द्वारा प्रिंट किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बिरसा 101 क्या है? तो ये क्या है बिरसा 101? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, देश में ही बनाया गया है, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। अब ये सिकल सेल डिजीज क्या होती है? ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा सा इजी है इसको याद करना। सिकल सेल डिजीज़ ये होती है कि जो हमारे ये ना मतलब ऐसी डिजीज़ है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जीन से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आप इस डिजीज़ से जूझ रहे हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, वो शेप चेंज होने लगती है, कभी वो क्रेसेंट हो जाती है मून की फॉर्म में, हाफ जैसे वैसे तो गोल होती है, मगर इसमें जो है कभी कुछ शेप ले लेता है वो कुछ, और लोग मतलब एक पर्सन को पता भी नहीं लगता कि वो इस चीज़ से जूझ रहा है। तो उसके लिए बिरसा 101 बनाया है। तो ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एक जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज़ को आइडेंटिफाई और इसको करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी पढ़ के हटे हैं, विच कंट्री होल्ड्स द स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस किसको मिला है? अभी अभी मिला है तो सेशेल्स को, ठीक है। गेस्ट के फॉर्म पे भी मैंने आपको बताया था, और कंट्री मलेशिया है, और सेशेल्स जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है उसको मिल चुका है, ठीक है। इसकी मीटिंग हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में करवाई गई थी। हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन इसकी पूरी की है, और इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है, ठीक है। 2011 में ओरिजिन होता है। देन विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपको मुझे लगता है खुद इसका आंसर देना पड़ेगा, फिर भी मैं आपके लिए कर देती हूँ रिपीट। मथुरा जरी पोशाक इज मेनली क्राफ्टेड फॉर कृष्णा आइडल्स। क्या ये सही है? सही है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा के हटी हूँ कि मथुरा की जो जरी पोशाक है वो कृष्णा लड्डू गोपाल जो बनाए जाते हैं, जो भी मान्यता है उनके लिए है। मीरठ ब्यूगल इज अ ब्रास विंड इंस्ट्रूमेंट, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुगल पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है। बोथ प्रोडक्ट्स हैव रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। दोनों को जो है उत्तर प्रदेश से जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ, ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है करंट अफेयर में, मैं ट्राई करूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन ऑन है। आप जब भी आपको लगे कि नहीं कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें दोबारा समझने हैं, या कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोबारा समझने की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन ऑन है। आप कभी भी अपनी कोई क्वेरी उसमें हो तो आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर और ये करंट अफेयर सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। That also I will check in the comments, और thank you so much. Please like, share, subscribe, ये आपको नहीं भूलना है, don't forget, okay? Thank you.